नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरेराम त्रिपाठी है और मैं साहित्य चेतना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ चलाएँगे जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी बारीक नोट्स जो एग्ज़ाम में सवाल उठते हैं और जिनसे लगातार प्रश्न आए हुए हैं, उन महत्वपूर्ण उद्धरणों को, टिप्पणियों को तथा जो भी शुक्ल जी से महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होगी, हम उसको एक महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में बनाते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे। इनकी दृष्टि, इनकी दिशा और इनकी जो है भाषा समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में प्रथम संस्करण का वक्तव्य है शुक्ल जी का। तो ये मैंने उद्धरण के रूप में आपके सामने रखा हुआ है। एक शॉर्ट नोट्स ही है आपके सामने। इसीलिए इसको उसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे भी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे 1889 में डॉक्टर जो कि ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। देखिए यहाँ दो शब्द आए हुए हैं, एक वृत्त संग्रह और एक बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न यहाँ से उठ चुके हैं कि शुक्ल जी के अनुसार एक वृत्त संग्रह कौन है और बड़ा वृत्त कवि वृत्त संग्रह कौन है। ये प्रश्न ऐसे ही उठे हैं, ठीक, ध्यान देंगे हम। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने श्रीयुत श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीन मिश्र बंधु भाई थे जिन्होंने 1913 में अपना मिश्र बंधु विनोद जो है ग्रंथ निकाला या प्रकाशित किया। शुक्ल जी ने इसको क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों कथन ध्यान देंगे और नोट करते चलिएगा, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। ठीक, इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक, देखिए यहाँ जो है हिंदी की आवश्यकता की बात कर रहे हैं क्योंकि उच्च शिक्षा में जैसे ही हिंदी का प्रावधान हुआ, हिंदी पढ़ाई जाने लगी, तब से श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता शुक्ल जी कह रहे हैं, छात्र और अध्यापक दोनों को महसूस हुई। तो उसी बात के लिए इन्होंने फिर जो है यह ग्रंथ अपना लिखा था। ठीक, चलिए आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन शुक्ल जी ने अपने पूर्व में लिखे गए ग्रंथों की ओर संकेत करते हुए कहा है, क्योंकि पहले किसी भी काल का या किसी भी समय को पूर्व और मध्य करके बांट देने से बांटने का क्रम रहा या बांटने का उपक्रम चलता रहा। इसी प्रकरण में शुक्ल जी ने यहाँ कहा है कि इस प्रकार कर देने से कोई इतिहास ग्रंथ नहीं हो जाता है या उसमें ऐतिहासिकता नहीं आ जाती है। ठीक, चलिए हम शुक्ल जी की बात आगे देखते हैं। पहले काल विभाग के लिए शुक्ल जी कहते हैं, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, वह एक अलग काल माना गया है। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी अपनी दृष्टि की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप किया गया है। ठीक, यह तो हुई पहली बात। शुक्ल जी नामकरण के विषय में यहाँ जो है कहते हुए हमको नजर आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और ये शुक्ल जी यहाँ दूसरी बात की ओर भी संकेत कर रहे हैं। उनका तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी युग में नामकरण के जो दो उन्होंने तथ्य बताए, वो कहा, एक तो रचनाओं की प्रचुरता विशेष ढंग की, दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक, किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के, है ना, बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है यहाँ शुक्ल जी का। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। यह कथन एज इट इज, मतलब जैसा का तैसा ऐसे ही उठ करके पेपर में आ जाता है और फिर सामने हमसे पूछते हैं कि यह कथन निम्न में से किस आलोचक का है। ऐसे ही हमको देखते हुए इस पूरी हिंदी साहित्य के इतिहास को चलना है। ठीक, आदिकाल का
नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। शुक्ल जी यहाँ वर्णन करते हैं, पहली तो अपभ्रंश की, दूसरी देश भाषा या बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। एक ये अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं उठा है, पर उठ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि शुक्ल जी की दृष्टि के अनुसार साहित्य की कोटि में क्या नहीं आता है। यहां से ये प्रश्न उठ सकता है, ठीक। तो क्या नहीं आता है? जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी ग्रंथ, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, शुक्ल जी लिख रहे हैं और शुक्ल जी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। यहाँ यह भी प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी ने जैनों के ग्रंथों को क्यों कहा कि उनका जो है हमको साहित्य में नहीं ले सकते हैं, कि अपभ्रंश का भाषा व्यवहार कब से हो रहा है, मात्र यह दिखाने के लिए उन्होंने जैन ग्रंथों का यहाँ पे जो है अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह प्रश्न हमारे यहाँ आ सकता है, ठीक। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जो कि आज आगे चल के शुक्ल जी उनका उल्लेख भी करते हैं, ठीक। जिनके अनुसार उक्त काल में कोई जो है विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। शुक्ल जी यहाँ वर्णन करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। चलिए, साहित्यिक पुस्तकें शुक्ल जी के अनुसार कौन कौन सी, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहली तो विजयपाल रासो, दूसरी हम्मीर रासो, तीसरी कीर्तिलता और कीर्ति पताका। शुक्ल जी के अनुसार, मतलब प्रश्नों का स्तर आप देखिए। एक प्रश्न आया हुआ था कि शुक्ल जी के अनुसार नंददास की प्रकाशित रचनाएं कौन सी हैं। उसी प्रकार यहां से भी प्रश्न उठ सकता है कि मात्र शुक्ल जी के अनुसार साहित्यिक पुस्तकें केवल आदिकाल में कौन कौन सी हैं। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके चलना है। विजयपाल रासो, मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक। अब शुक्ल जी आगे कहते हैं, देश काल काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है। देश काल काव्य की, है ना। खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आलाखंड कहा जाता है, खुसरो की पहेलियां आदि, और विद्यापति की पदावली। देखिए, इतनी चीजें जो है शुक्ल जी ने यहाँ देश काव्य की पुस्तकों के रूप में यहाँ वर्णित की है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ शुक्ल जी इनके विषय में कुछ कह रहे हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। किन 12 पुस्तकों से? साहित्यिक 4 और देश काल की 8, ठीक। इनमें से अंतिम दो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। देखिए, प्रश्न यहाँ उठ सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार कौन कौन सी रचनाएं वीर गाथात्मक ग्रंथ आदिकाल में नहीं है ना। ऐसा प्रश्न बन सकता है। इन 3 रचनाओं को, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर। चलिए, अब देखते हैं शुक्ल जी रीति काल के संबंध में क्या कहते हैं। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ, है ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, पक्का और व्यवस्थित ढांचा। कुछ समय की मांग भी यही थी। जब शुक्ल जी ऊपर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्र और अध्यापकों के दोनों के लिए एक व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता थी, वही यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मैं मात्र एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना चाहता था, ना कि कवि कीर्तन करना। इसीलिए बहुत अधिक उसमें खोजबीन में प्रवृत्त नहीं हुए हैं। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए। यह प्रश्न बन सकता है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल में मिश्र बंधु विनोद से शुक्ल जी ने कवियों से संबंधित क्या जानकारी ली है ना। क्या लिया है? कवियों से परिचयात्मक विवरण लिया है, ठीक। आदिकाल, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह महत्वपूर्ण उदाहरण है। एज इट इज, ऐसे का ऐसा ही आता है और पूछ लिया जाता है यह किस आलोचक का है। मैं आपको एक दृष्टि दे रहा हूं। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं और पढ़ते हुए वन लाइनर की तरह चले जाते हैं। आप एक बार, 2 बार, जब कई बार पढ़ते हैं तब धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। पर हम जब पढ़ते हैं हमको समझ में आता है कि नहीं, प्रश्न उठता कैसे है। हमको हम जैसे देखते हैं ग्रंथ को, वो हमारा तरीका होता है कि यहाँ से प्रश्न कैसे उठ सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। यही हमारी दृष्टि है और मैं यही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ प्रत्येक लाइन, प्रत्येक उद्धरण में कुछ न कुछ प्रश्न छुपा हुआ है और उठते भी हैं वहां से प्रश्न। इसीलिए देख के चलना है और महत्वपूर्ण भी है यह।
क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने लिए एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। ये कथन आया हुआ है। यहाँ जो है ऐसे ही कथन आ जाएगा और प्रश्न कर सकता है कि ये जो है उद्धरण किस युग के लेखकों के लिए है, किस काल के लेखकों के लिए है। तो ये खास तौर पे शुक्ल जी ने आधुनिक काल के लेखकों के लिए यहाँ जो है कहा है ऐसा, ठीक? क्योंकि उस समय जो है वो रचना कर ही रहे थे, 1929 की रचना है ये, ठीक है? इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था, ठीक? हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका। अब इस ग्रंथ की जो है ये बता रहे हैं कि ये ग्रंथ कब लिखा गया या यह ग्रंथ कब जो है प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी इस यहाँ पे जो है वर्णन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है। शुक्ल जी ने कहा है, दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ, क्योंकि प्रश्न उठ चुके हैं और नए जब हम छात्र के रूप में आते हैं तब हम पढ़ते चले जाते हैं पर विशेष दृष्टि नहीं देते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह पूछा जाता है, किसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है शुक्ल जी ने? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और क्या नाम से लिखा है? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से उन्होंने सर्वप्रथम इस ग्रंथ का नाम या इस ग्रंथ को लिखा है, ठीक? 1929 में इसका प्रकाशन हुआ है। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी। किसकी? हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट। जो पहले कुछ शोध हो चुके हैं या जो ग्रंथ पहले लिखे जा चुके हैं, उनको शुक्ल जी खोलते हैं और देखते हैं या पलटते हैं, समझते हैं। उनके अनुसार इन्होंने 3 ग्रंथों का वहीं अपनी भूमिका में वर्णन किया है। इनको देख लीजिए। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनकी शुक्ल जी और पूरे हिंदी साहित्य में एक अलग छाप है, ठीक है? बाबू श्याम सुंदर दास बीए की, ठीक, हिंदी कोविद रत्नमाला। मैं नेट जेआरएफ का एक बार पेपर दे रहा था। प्रश्न ऐसा ही आया था कि शुक्ल जी के अनुसार भूमिका के अनुसार श्याम सुंदर इनकी रचनाओं का नाम दे दिया गया था और पूछ लिया था कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका जो है शुक्ल जी ने सहारा अपने ग्रंथ को लिखने के लिए किया है। तो मुझे लगता है ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनको जो है आपको नोट्स करके चलना है, देख के चलना है, ठीक? श्रीयुक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, ठीक? वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार, यह भी जो है महत्वपूर्ण है। इसी से शुक्ल जी ने महत्व ज्यादा जानकारी या देखा है, इनको यहाँ वर्णन किया है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुक्ल जी ने अपनी भूमिका में इनका वर्णन किया है, ठीक? चलिए, काशी में लिखा है आषाढ़ शुक्ल संवत 1986 में। चलिए आगे देखते हैं। काल विभाग। अब ये तो रही भूमिका की बात। शुक्ल जी अपने ग्रंथ में आगे काल विभाग का वर्णन करते हैं, जिसको हम देखते हैं। शुक्ल जी को जब आप पढ़ना शुरू करें तो शुक्ल जी को एक बार देख लीजिए कि शुक्ल जी ने लिखा कैसे है। शुक्ल जी ने काल विभाजन किया है तो कहां से कहां तक किया है, ठीक है? और अपने ग्रंथ में क्या क्या जो है उन्होंने बांट बांट करके उसका कैसे विभाजन किया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं, समझते हैं। आदिकाल को शुक्ल जी ने संवत 1050 से 1375 तक माना हुआ है, ठीक? आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों में बांटा हुआ है। ऐसा ही प्रश्न आ चुका था कि शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी ने आदिकाल का कितने प्रकरणों में जो है बांटा है। एक तो प्रश्न यह हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ से ऐसे उठता है, शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण 2 के अंतर्गत किसको रखा है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाएगा। जिसने पढ़ा है और बहुत बारीकी से पढ़ा वो तो कर लेगा, पर जो मात्र पढ़ता वन लाइनर की तरह चला गया है उसके लिए मुश्किल है। इसलिए ये हमको ऐसे ही देख के चलना है कि शुक्ल जी की दृष्टि में, और पेपर जैसे ये आजकल बन रहे हैं कि एमसीक्यू नहीं बन रहा है। पेपर बनाने वाले आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपकी पेपर में गहराई कितनी है, समझ कितनी है। तो यहाँ हम देख के चलेंगे। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य का वर्णन है, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य जिसको वीरगाथा काल कहा गया वो है, और प्रकरण 4 में वीरगाथा काल की अन्य जो रचनाएं हैं, फुटकल रचनाएं वो हैं। लोक भाषा के पद्य खुसरो और विद्यापति का यहाँ जो है शुक्ल जी वर्णन करते हैं। देखिए, पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल कहा गया है, शुक्ल जी ने इसका समय 1750 से यहाँ सॉरी 1750 नहीं, यहाँ 1350 है ना? 1350 भी नहीं, 1375, ठीक? हाँ, 1375 से लेकर के 1700 तक भक्ति काल का समय शुक्ल जी ने माना हुआ है, ठीक? इसको भी 6 प्रकरण में शुक्ल जी ने बांटा है। पहले प्रकरण में भक्ति काल सामान्य परिचय, दूसरे में निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा, तीसरे में निर्गुण धारा प्रेमाश्रय प्रेम मार्गी सूफी धारा, ठीक? यहाँ जो है चौथे प्रकरण में सगुण धारा राम भक्ति शाखा,
और 5वें प्रकरण में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, इसके बाद जो है सगुण धारा में फुटकल रचनाओं की भी चर्चा यहाँ जो है शुक्ल जी भक्ति काल के अंतर्गत करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें शुक्ल जी भक्ति काल का वर्णन करते हैं, फिर इसके बाद उसके अंदर दो शाखाओं का वर्णन करते हैं, एक तो निर्गुण काव्य, एक सगुण काव्य। अब निर्गुण काव्य में भी, एक मिनट, हाँ, निर्गुण काव्य में भी दो का वर्णन करते हैं, एक संत का, एक सूफी का। यहाँ इसके बाद भक्ति काव्य में भी दो का वर्णन करते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा का और राम भक्ति शाखा का। ये बस ऐसे हमको ऐसे ऐसा बना के रख लेना है अपने पास चार्ट, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, रीतिकाल की बात करते हैं। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, ये उत्तर मध्यकाल शब्द है, ये दिया गया है शुक्ल जी द्वारा, यही दिया गया है। ठीक है, तो रीतिकाल संवत 1700 से 1900। ठीक, रीतिकाल को 3 प्रकरण में शुक्ल जी ने बांटा है। रीतिकाल का सामान्य परिचय पहले प्रकरण में, ठीक, दूसरे प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवि, तीसरे प्रकरण में रीति काल के अन्य कवि। ये जो है महत्वपूर्ण है, हमको देखते हुए इसी तरह चलना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। हाँ, आधुनिक काल। आधुनिक काल गद्य खंड संवत 1900 से 1970। ठीक, इसको देखेंगे। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, जिसमें गद्य के विकास की शुक्ल जी ने बात की है। आधुनिक काल में गद्य के पूर्व की, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, यहाँ शुक्ल जी ने प्रकरण 1 के अंदर अंतर्गत यह बात रखी हुई है कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य की क्या अवस्था थी। ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोल गद्य दोनों का यहाँ जिक्र करते हैं। प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव, यहाँ जो है शुक्ल जी उसका कुछ वर्णन करते हैं। ठीक, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। अब यहाँ से शुक्ल जी वास्तव में आधुनिक काल के ऊपर लिखना कुछ शुरू करते हैं, जहां से जो है प्रवर्तन होता है परंपरा का, उसकी बात करते हैं। ये इसे 5 प्रकरण में बांटा है। प्रकरण 1 में गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय है, संवत 1924 से 1940। प्रकरण 2 में गद्य साहित्य का प्रसार है, प्रथम उत्थान के नाम से है। प्रथम उत्थान को भारतेंदु युग कहा गया है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं ऐसा दिखा है, पर हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न उठे। प्रकरण 3 में गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, इसको क्या कहा गया है? द्विवेदी युग कहा गया है। ठीक है, प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण प्रसार। प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति और तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान को ही कहने का उनका जो है आशय है छायावाद। ठीक, इसके बाद आधुनिक काल काव्य खंड संवत 1900 से इसका जो है मानते हैं और अब तक ही मान के चलते हैं शुक्ल जी। प्रकरण 4 बटे हैं इसमें। प्रकरण 1 में काव्य खंड की पुरानी धारा, प्रथम उत्थान है, जिसमें 1924 से 1940 तक का समय है। और प्रकरण 2 काव्यखंड नई धारा। प्रकरण 3 काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान। देखिए यहाँ द्वितीय उत्थान आ गया है, वही द्विवेदी युग से आशय है यहाँ पे। ठीक है, प्रकरण 4 काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान 1974 से, संवत 1974 से। यहाँ जो है सब महत्वपूर्ण है। ठीक, ये रही आधुनिक काल के काव्यखंड की बात। अब जो है शुक्ल जी थोड़ा सा आगे एक सामान्य परिचय के रूप में वर्णन करते हैं, उसको देख लेते हैं। और वहां एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है या उदाहरण है, उसको देखेंगे। ठीक, वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय। ठीक, काल विभाग, जबकि प्रत्येक देश की साहित्य वहां की जनता जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको हमको देख के चलना है। जबकि प्रत्येक देश की साहित्य वहां की जनता चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण है। और पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रश्न लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं कभी परीक्षा में, ये उस महत्वपूर्ण हो जाता है उस दृष्टि से। जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अभी तक ऐसा प्रश्न उठा नहीं है, पर प्रश्न आने में मुझे लगता है संभावना भी हो सकती है इसकी, कि शुक्ल जी के अनुसार जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ किस प्रकार के किन किन परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है, ये प्रश्न उठ सकता है।
हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। शुक्ल जी ने यहाँ देखिए क्या कहा है, 900 वर्षों के इतिहास को पूछा जा चुका है प्रश्न। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने वर्षों का जो है अध्ययन करके अपने ग्रंथ में लिखा है? यहाँ 900 वर्षों का, ठीक? और उसका नामकरण या उसका जो है काल विभाजन किया है। आदिकाल, वीरगाथा काल जिसे कहा है, संवत 1050 से और 1375, मतलब ये ईस्वी में है, ठीक है? आपकी सुगमता के लिए संवत और ईस्वी में ये अंतर होता है कि संवत से आप ईस्वी में जाना चाहते हैं तो 57 घटा दीजिए, और ईस्वी से संवत में जाना चाहते हैं तो 57 जोड़ दीजिए। ठीक, यह जो है महत्वपूर्ण है। और पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, ठीक, संवत 1375 से 1700, 1318 से 1643। ठीक, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, संवत 1700 से 1900, 1643 से 1843। आधुनिक काल, गद्य कालखंड संवत 1900 से 1984, 1843 से 1924। यह तो रही शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन की बात। दोस्तों, आज हमने शुक्ल जी से महत्वपूर्ण जानकारी जो भी थी हमारे पास, हमने आपको एक नोट्स के रूप में आपके सामने इसको रखा। और अब हम आगे इनके, शुक्ल जी के जितने भी वीडियो होंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक जो है एक बेहतरीन नोट्स, बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और सिलसिलेवार पढ़ते हुए चलेंगे। आशा करता हूं आपको ये सीरीज, आपको ये नोट्स पसंद आए और आपके काम की हों। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।